वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। तो आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं। वो है हमारी अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम लोग एक स्मॉल रिकैप लेंगे जो कि लास्ट लेक्चर में डील की गई थी। तो लास्ट लेक्चर जो थी वो पूरी कार्नोट साइकिल के ऊपर ही बेस्ड थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कार्नोट साइकिल के अजम्पशन क्या होते हैं, उसको अप्लाई करने के कंडीशन क्या, उसकी प्रोसेस को देखे थे और फिर उसकी जो एफिशिएंसी के जो फॉर्मूले का डेरिवेशन था, इनको करने के साथ लास्ट में उसकी ड्रॉबैक आती है कार्नोट साइकिल के अंदर, उसकी ड्रॉबैक के ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया था और काफी इन डेप्थ स्टडी किया गया था। ऑलमोस्ट कार्नोट साइकिल की जितनी भी पॉसिबल थ्योरीज थी सबको मैंने उसमें कवर कर रखा है। तो चलो फिर आज की लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। इसको स्टडी करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी ये आई कैसे, या इसका जो कनेक्शन है वो कौन से टॉपिक से है, किस तरीके से हुआ इसका। तो अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी जो है ये बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पार्ट है, ये वहीं से आया है। क्योंकि अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोग सिस्टम के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद हमें सिस्टम कितना वर्क देगी या कितना वर्क मिल रहा है, वो एनर्जी हमें क्या बतलाएगी, वो हमें बताएगी अवेलेबल एनर्जी। और जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई या रिजेक्ट हो जाती है सिस्टम से, उसको हम लोग बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। तो ये हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आई है। अब यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले हमें दो टॉपिक का थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब वो है कौन सी? तो पहली हमारी क्या, लो ग्रेड एनर्जी, और दूसरी हमारी क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं कि लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी के साथ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी को मैं यहाँ शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट किया हूँ और आगे भी जहाँ पर भी अवेलेबल एनर्जी आएगी मैं उसको ए से लिखूंगा ताकि हमारी टाइम कम लगे और टाइम की सेविंग हो सके। तो अब बात समझो कि अवेलेबल एनर्जी है क्या। तो अवेलेबल एनर्जी वो चीज है कि जैसे हम लोग किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम को हम लोग पहले क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं वर्क कराने के लिए। तो सिस्टम ने एनर्जी लेने के बाद जो वर्क किया तो उससे हमें जो भी अमाउंट ऑफ वर्क हमें मिला सिस्टम से एनर्जी के फॉर्म में, वो हमारी अवेलेबल एनर्जी कहलाती है। लेकिन हमें यहाँ पर एक वर्ड क्या याद रखना है कि ये वर्क के फॉर्म में हमें मिलना चाहिए एनर्जी को। अब इसको लैंग्वेज में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। ये वर्ड याद रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, नॉट मिनिमम, नॉट मीन अमाउंट ऑफ वर्क। हमें याद क्या रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन अ साइकिल फ्रॉम सर्टेन हीट इनपुट। जस्ट अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि हम सिस्टम को कुछ हीट दे रहे हैं, सर्टेन हीट इनपुट मतलब कुछ हीट सिस्टम को दे रहे हैं। तो उस हीट को देने के बाद हमें सिस्टम से जो भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो मिलेगा वही वर्क हमारी क्या कहलाएगी, अवेलेबल एनर्जी कहलाएगी। या इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी। अब लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, ये हीट को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें याद रखना है कि लो ग्रेड एनर्जी नथिंग बट heat and high grade energy is work है। A part of low grade energy which gets converted into high grade energy that is work। मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम सिस्टम को लो ग्रेड एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, मीन्स हीट दे रहे हैं, तो उसका जो भी पार्ट कन्वर्ट हो गया हाई ग्रेड एनर्जी मतलब वर्क में, तो वो जो हमें हाई ग्रेड एनर्जी मिल रहा है मीन्स वर्क मिल रहा है, वही हमारी क्या कहलाएगी, वो अवेलेबल एनर्जी कहलाएगी। तो ये दो तरीका है अवेलेबल एनर्जी को समझने का। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस अवेलेबल एनर्जी को हम लोग अभी ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे। अब यहाँ पर एक मैंने नोट पॉइंट मेंशन किया, ये नोट पॉइंट है क्या, ये नोट पॉइंट ये बताती है अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी के ऊपर जो भी स्टडी करेंगे यहाँ पर, उसमें हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो रहा है कि यहाँ पर रिवर्सिबल ही क्यों बोला गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं बोला गया। तो बात समझो कि रिवर्सिबल इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था अवेलेबल एनर्जी की, क्या बोला गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। और किसी भी सिस्टम में या किसी भी साइकिल में हमें मैक्सिमम वर्क
तब मिलती है जब हमारी वो साइकिल या प्रोसेस क्या हो, वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। इसलिए यहाँ पर ये नोट पॉइंट में याद रखना है कि अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी के केस में जो हमारी प्रोसेस होगी या जो साइकिल होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। अवेलेबल एनर्जी को हम लोग और भी दूसरे नाम से जानते हैं, जो होती है अवेलेबिलिटी या एक्सर्जी नाम से भी मेंशन रहता है। तो ये वर्ड याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी पूछ रहा है या एक्सर्जी पूछ रहा है तो वो कुछ नहीं पूछ रहा है, वो अवेलेबल एनर्जी की ही बात कर रहा है। तो अब डेफिनेशन से यहाँ पर कुछ रिलेशन मिल रहे हैं कि जो हमारी अवेलेबल एनर्जी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ साइकिल। तो अब यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी क्या कर रहा है, किसी भी साइकिल से हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा वर्क को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो अवेलेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि मैक्सिमम वर्क हमें ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेस क्या होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो रिवर्सिबल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम वर्क के बराबर होगा, और मैक्सिमम वर्क की क्या होगी, अवेलेबल एनर्जी होगी। तो मैंने यहाँ पर एक हीट इंजन को रिप्रेजेंट किया है सोर्स और सिंक के साथ। तो ये हमारी क्या है, सोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सिंक को रिप्रेजेंट कर रही है। सोर्स की टेम्परेचर को मैंने T1 माना है और T1 इक्वल टू TH, क्योंकि यहाँ पर ये सोर्स है तो इसकी टेम्परेचर हाई होगी, तो इसलिए इसको मैंने TH में रिप्रेजेंट किया है। और जो सेकेंड है सिंक हमारी, इसकी हमने टेम्परेचर T0 माना है और इसकी टेम्परेचर लो होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर TL से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ क्या है कि ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो यहाँ से हीट क्या होगी, इंजन को दी जाएगी। जब यहाँ से हीट का क्या हुआ, सप्लाई हुआ, तो यहाँ पर इसको QS से दिखाया और QS इक्वल टू Q1 है जो हीट सप्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हीट इंजन को क्या हो रहा है, जब हीट सप्लाई किया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, तो ये हमें क्या करे, कुछ वर्क हमें प्रोड्यूस करके देगी और वो वर्क हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इसलिए मैंने उसको W मैक्स से रिप्रेजेंट किया या फिर रिवर्सिबल वर्क से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर हमने कुछ हीट दिया और हमें यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क भी मिल गया, लेकिन कुछ हीट क्या होगी, रिजेक्ट भी तो होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100% ऑफ लो ग्रेड एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। मतलब लो ग्रेड एनर्जी को पूरी की पूरी हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब कुछ न कुछ हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा ही होगा। तो हीट हमारी क्या यहाँ पर लो ग्रेड एनर्जी है और यहाँ पर हमें कुछ वर्क मिल रहा है, तो ये पूरी तो हमें वर्क में कन्वर्ट नहीं करके देगी, तो कुछ यहाँ पर हीट क्या होगा, रिजेक्शन होगा। तो जिसको मैंने यहाँ पर QR या Q2 से रिप्रेजेंट किया, और रिजेक्शन किसको देगा, ये सिंक रिजर्वायर के ऊपर रिजेक्शन देगा। ये यहाँ पर हीट इंजन का सोर्स और सिंक के साथ यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया, और ये साइकिल मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हीट इंजन है और इंजन क्या है, एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इसलिए साइकिल को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अनअवेलेबल एनर्जी क्या है। अब अनअवेलेबल एनर्जी को समझने के लिए हमें पहले अवेलेबल एनर्जी को समझना पड़ेगा। तो अवेलेबल एनर्जी तो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो है क्या चीज। तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या, अनअवेलेबल एनर्जी इज नथिंग बट, ये जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है ना, यही है अनअवेलेबल एनर्जी। मतलब हमें वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जो सिस्टम ने क्या किया कि उसको हाई ग्रेड एनर्जी मतलब वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, बल्कि सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो सिंक में या किसी एटमॉस्फेयर में या किसी दूसरे मीडियम में जो हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वही एनर्जी क्या कहलाएगी, हमारी अनअवेलेबल एनर्जी होगी। अनअवेलेबल मतलब जो एनर्जी लॉस हो गई, जो हमें नहीं मिल पाया। अब इसको जरा लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ पर देखो, एक तो वर्ड आया मिनिमम और दूसरा आया यहाँ पर क्या, हीट। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि अभी हमने अवेलेबल एनर्जी में क्या पढ़ा है, मैक्सिमम अमाउंट, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, मिनिमम अमाउंट, और वहां पर हमने क्या पढ़ा था, ऑफ वर्क नॉट हीट। तो अब हमें क्या समझ में आया कि जो हमारी अवेलेबल एनर्जी है वो क्या है, वो हाई ग्रेड एनर्जी है, मतलब वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी है वो क्या है, वो एक लो ग्रेड एनर्जी है, मतलब वो हीट को रिप्रेजेंट कर रही है। और हीट को कौन सी, मिनिमम वैल्यू ऑफ हीट। अब ये मिनिमम वैल्यू क्यों बोला गया, फिर से इस फिगर को समझते हैं कि अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हाई रख रहे हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आया है कि जो हमने हीट सप्लाई किया इसकी ज्यादा से ज्यादा हीट क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। मतलब हमें वर्क जो मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम नहीं मिल पा रहा है। मतलब सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें तो ऐसे सिस्टम चाहिए नहीं जिसकी एफिशिएंसी कम हो, तो हमें कौन सी सिस्टम चाहिए जिसकी एफिशिएंसी हाई हो। तो इसलिए हम यहाँ पर जो अनअवेलेबल एनर्जी की जो वैल्यू रखेंगे या जो क्वांटिटी लेंगे वो मिनिमम लेंगे,
मैक्सिमम नहीं लेंगे। अब बातें समझ में आ गई, मिनिमम वर्ड क्यों आया, और यहाँ पर बात समझिए हीट क्यों आया, क्योंकि अनअवेलेबल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, ये हीट आया, वर्क नहीं आया, क्योंकि ये वर्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक हमें कीवर्ड्स क्या मिल गया कि अवेलेबल एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी जो है वो हाई ग्रेड को रिप्रेजेंट करेगी और अनअवेलेबल एनर्जी वो लो ग्रेड को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट हैज बीन रिजेक्टेड टू द सिंक, मतलब वो कम से कम हीट की अमाउंट हो जो सिंक को क्या कर दिया गया हो, रिजेक्ट कर दिया गया हो। ये बोल सकते हैं कि दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज कॉल्ड अनअवेलेबल एनर्जी। अब इसी को जरा दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पर क्या मेंशन किया है, जो भी मैंने बताया, ये पार्ट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी दैट इज हीट। लो ग्रेड एनर्जी अभी मैंने क्या बताया, वो क्या है, हीट है, which does not gets converted into high grade energy that is work। मतलब हमें क्या याद रखना है कि हमें लो ग्रेड एनर्जी का वो पार्ट लेना है जो हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी होगी। और अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी, उसकी अमाउंट ओ क्यू मीन होगी, और क्यू मीन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी को समझते हैं। तो जब हम लोग कार्नोट साइकिल की ग्राफ प्लॉट करेंगे ऑन टीएस डायग्राम, ये जो एरिया यहाँ पर बाउंडेड है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये हमारी वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है, या ये बोल सकते हैं कि हाई ग्रेड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, या दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि हमें सिस्टम ने कितना वर्क प्रोड्यूस करके दिया, ये हमारी ये वाली रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है जो एरिया इनक्लोज्ड है चारों प्रोसेस से। अब ये प्रोसेस क्या है कि इसकी जो डिटेल स्टडी हम लोग लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट ये कैसे देखेंगे, या इसको ग्राफिकली थोड़ा और अच्छे समझने के लिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग इस ग्राफ की और इसकी हेल्प लेने वाले हैं। तो अब बात समझो कि इसको समझेंगे कैसे। तो हमने क्या देखा था कि जो कार्नोट साइकिल के अंदर जो हीट का सप्लाई हो रहा है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा था, मतलब आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा था, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। और फिर क्या बोला गया था कि आइसोथर्मल का हीट रिजेक्शन हो रहा है, लेकिन हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो एट अ लोअर टेम्परेचर हीट सप्लाइड से, मतलब हीट सप्लाइड की जो टेम्परेचर होगी वो हाई होगी और हीट रिजेक्शन की जो टेम्परेचर होगी वो लो होगी। इसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं कि टीएस डायग्राम पर या टीएस ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं, तो उसके एंट्रोपी एक्सिस पर जो हम लोग एरिया निकालते हैं किसी भी प्रोसेस का, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो हीट को रिप्रेजेंट की अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो अब देखो कि पहले हमने क्या लिया कि ये वाला प्रोसेस लिया कौन सा, जिसमें हीट का एडिशन हो रहा है। जब हीट का एडिशन हो रहा है इस प्रोसेस में, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये लाइन ड्रा किया नॉर्मली यहाँ पर इस एक्सिस से लेकर के यहाँ पर ये, तो ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये हमें दिखाएगी कितना अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया गया, या अमाउंट ऑफ हीट एडिशन ये हमें बता रही है। तो अगर मैं इसकी एरिया निकाल लूं तो ये हमें क्या दे देगा कि सिस्टम को कितना हीट सप्लाई किया गया। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी मान लो कि ये क्या हो गई, हाइट हो गई, या ब्रेथ मान लो, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लेंथ है जो डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया गया। तो टी एच इंटू डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट कर देगी, इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब हमें हीट सप्लाइड की अमाउंट मिल गई। अब यहाँ पर देखो टीएल पर क्या हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, मतलब लोअर टेम्परेचर पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस के अंडर में जो भी एरिया कवर होगा, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हमें रिप्रेजेंट कर दिया गया टीएल, मतलब लोअर टेम्परेचर, और यहाँ से यहाँ तक जो इंट्रोपी जो चेंज है ये सेम रहेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों ही जगह इंट्रोपी चेंज सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमें अगर इसकी एरिया निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हीट रिजेक्शन, और एरिया क्या है यहाँ पर टीएल इंटू डेल्टा एस। तो अब इससे क्या समझ में आया कि अगर हमें ये मान लो कि अगर हमें हीट सप्लाइड नहीं दिया गया है, अगर हमें हीट सप्लाइड नहीं दिया गया या मालूम नहीं है, हमें ये मालूम है कि अमाउंट ऑफ वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ और हीट का रिजेक्शन कितना हुआ, तो क्या करेंगे कि इस एरिया को और ये जो एरिया, इन दोनों एरिया को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, क्योंकि ये एरिया किसके बराबर है,
अमाउंट ऑफ वर्क डन प्लस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हीट सप्लाइड। तो वही मैंने यहाँ पर इस वाले प्रोसेस के लिए डब्ल्यू मैक्स और इस वाले प्रोसेस के लिए क्यू आर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि अवेलेबल एनर्जी क्या है और अनअवेलेबल एनर्जी क्या है। यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रहा है कि देखो ये वाला एरिया क्या हो रहा है, इसके मुकाबले में कम है और ये तो कम दिख ही रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब हम लोग इतना अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे रहे हैं ना, तो इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है और हमें इतना ही वर्क मिल रहा है। अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि लो ग्रेड एनर्जी जो 100% कन्वर्ट नहीं हो सकती है हाई ग्रेड एनर्जी में, जो यहाँ पर ये ग्राफिकली भी क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब हमने कार्नोट साइकिल में उसकी डेरिवेशन देखा था उसकी एफिशिएंसी को लेकर के, तो वहां पर हमने क्या फॉर्मूला डेराइव किया था, 1 माइनस TL बाई TH। ये हमारे TL क्या है, रिजेक्शन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और TH क्या है, ये हीट एडिशन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वर्क डन और नेट वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड। इन दोनों के साथ डील कर रहे हैं। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो W मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा, हीट सप्लाइड इनटू 1 माइनस TL बाई TH, और QS से क्या किया, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिल गया, QS माइनस QS बाई TH इंटू TL। अब यहाँ पर देखो ये QS बाई TH ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी यहाँ से देखो QS बाई TH अगर हम लोग इस वाले फिगर में आ जाएंगे तो ये डेल्टा S को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर दे रखा है और हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, हीट की सप्लाई हो रही है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई T। तो QS बाई TH हमें क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ये यहाँ पर डेल्टा S को रिप्रेजेंट कर देगा, और TL क्या यहाँ पर, ये हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली हीट का जो रिजेक्शन होता है वो कहाँ, एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए वो जो मैक्सिमम टाइम जो टेम्परेचर हमें मिलेगा या क्वेश्चन में जो गिवन रहेगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही रहेगा। तो हमें यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी या अवेलेबल एनर्जी या एक्सर्जी जो भी तुम बोलो, ये हमें क्या मिल गया, QS माइनस T नॉट इंटू डेल्टा S। अब ये डेल्टा S कहाँ से आया, ये यहाँ से रिप्लेस किया गया। अब यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि ये अनअवेलेबल एनर्जी T नॉट इंटू डेल्टा S कहाँ से आया। एक तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इसका एरिया ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, कि ये हमारी T नॉट इंटू डेल्टा S अनअवेलेबल एनर्जी है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले इक्वेशन को इससे जब हम लोग कंपेयर करेंगे, किस फॉर्म में, कि जब हम लोग W मैक्स को दे रखेंगे और QS माइनस QR कर देंगे, क्या कर देंगे, QS माइनस QR, तो हमें क्या, इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये QS तो सेम से मिल जाएगा, और ये जो अमाउंट मिल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हीट रिजेक्शन को या अनअवेलेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाय कंपैरिजन मेथड से भी ये फॉर्मूला ले सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे ऑन टीएंस डायग्राम तो उस हेल्प से भी हम लोग यहाँ पर अनअवेलेबल एनर्जी की फॉर्मूला को निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं इस तरीके से। और टी नॉट जो है वो हमारे यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और हीट रिजेक्शन टेम्परेचर। अभी जो हमने पढ़ा अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, इसको जरा और अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या किया कि एक न्यूमेरिकल ले लिया है, काफी सिंपल है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो अब जरा हम लोग इसको समझते हैं। इन्होंने बोला क्या है कि 1 मेगा जूल ऑफ हीट, ये क्या 1 mg है, मींस 1 मेगा जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ रिवर्सिबल हीट इंजन। बात समझो, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक तो वर्ड आ गया रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्यों आया, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, अवेलेबल एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, और मैक्सिमम वर्क होने के लिए सिस्टम हमारी कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल। फ्रॉम अ सोर्स मेंटेन्ड एट 327 डिग्री सेल्सियस, ये किसका टेम्परेचर है, ये सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, and a sink temperature of 27 degree Celsius, then find the available and unavailable energy। अब देखो QS दे रखा है क्या 1 मेगा जूल, तो इसको अगर हम सिंपल जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power 6 हो जाएगी, और TH यहाँ पर क्या दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस। जब इसको केल्विन में बदलेंगे तो हमें टेम्परेचर क्या मिल जाएगा 600 केल्विन, एंड इसी तरह जो सिंक की जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगी। अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो हमें अवेलेबल एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ रही है, डायरेक्ट अवेलेबल एनर्जी कैसे आ गई, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी, तो इसलिए यहाँ पर नेट वर्क डन या W मैक्स की जगह पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख दिया, अवेलेबल एनर्जी को रिप्लेस कर दिया, जिससे हमें क्या करना पड़े कि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए, ये नहीं कि फिर लैंग्वेज लिखना पड़े, ये है वो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिप्रेजेंट अवेलेबल एनर्जी, हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर दोनों की TL और TH की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, और अवेलेबल एनर्जी और हीट सप्लाइड की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दिया।
तो अब इसको जब सिंप्लीफाई किया कैलकुलेशन करने के बाद तो हमें क्या मिल रहा है 5 लाख जूल या 500 किलो जूल यहाँ पर हमें अवेलेबल एनर्जी मिल गई। और हीट सप्लाइड हमें पता है कि 1 मेगा जूल है, तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अनअवेलेबल एनर्जी। तो वही यहाँ पर किया गया है क्या कि अनअवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए हीट सप्लाइड माइनस अवेलेबल एनर्जी, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अगेन हमें क्या मिलेगा 5 लाख जूल मिल जाएगा या 500 किलो जूल हमें अनअवेलेबल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये था काफी सिंपल फॉर्मूला जो अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी के ऊपर था। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोट पॉइंट है उसको जरा समझते हैं। ये यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी इक्वल टू लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। मतलब क्या समझ में आया कि अवेलेबल एनर्जी में जितना ज्यादा लॉस होगा या जो भी लॉस होगा वो किसके अंदर जाकर के इंप्रूव होगा या किसकी अमाउंट को जाकर के इंक्रीज कर देगा, वो अनअवेलेबल एनर्जी को ही तो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा ना। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी लॉस होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो QS इंटू टी नॉट इंटू 1/T2 माइनस 1/T1, या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो QS टी नॉट इंटू T1 माइनस T2 अपन में T1 इंटू T2। इसको समझाने के लिए भी हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस ग्राफ में अभी जो हमें फोकस करना है ना, अभी हमें इस वाले एरिया पे फोकस करना है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि सिस्टम को कुछ हीट सप्लाइड किया गया। सिस्टम को हमने क्या किया कि यहाँ से कुछ हीट सप्लाई किया और वो जो जिस टेम्परेचर पर सप्लाई किया उस टेम्परेचर को हमने यहाँ पर क्या दिया है T1 रिप्रेजेंट किया और ये QS से रिप्रेजेंट किया। हाई टेम्परेचर जब हमने हीट को सप्लाइड किया तो उस केस में जो हमें एंट्रोपी चेंज यहाँ से यहाँ तक मिला ये डेल्टा S मिला। क्लियर हुई बात है इतनी। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट अ टेम्परेचर T1। क्लियर हुई चीजें। अब हमने क्या किया कि सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड किया, जहां जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर सप्लाई किया उतना ही अमाउंट ऑफ हीट मैंने यहाँ पर भी सप्लाई किया, लेकिन टेम्परेचर क्या लिया यहाँ पर T2 लिया। अब ये T2 टेम्परेचर क्या है T1 से कम है, तो उस केस में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पर आगे हल्का एक्सटेंड होकर के आएगा। अब ये एक्सटेंड होकर क्यों आएगा ये समझा रहा हूँ, अभी रुक जाओ। क्योंकि देखो मैंने एक वर्ड क्या बोला है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट मैंने T1 पर सप्लाई किया उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट हम T2 पे भी सप्लाई कर रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट अगर हमें सेम रखना है यहाँ पर Q क्या होता है T इंटू डेल्टा S। तो ये QS क्या है, हमारा कांस्टेंट है इस वाले प्रोसेस के लिए भी और इस वाले प्रोसेस के लिए भी। मतलब क्या है कि अगर हमारी टेम्परेचर कम हो रही है, तो अगर हमें वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो एंट्रोपी चेंज क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये वाली जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पर नहीं होकर के आगे तक यहाँ तक एक्सटेंड हो गई। क्लियर हुई चीजें। अब बातें समझ में आ गई कि ये आगे क्यों एक्सटेंड किया गया। तो ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमें सेकेंड प्रोसेस में जो भी हमें अमाउंट ऑफ वर्क मिलेगा ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ये फर्स्ट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुई चीजें। अगर हाई टेम्परेचर पर हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। लेकिन अगर लो टेम्परेचर पर हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या हो रही है, अब ये यहाँ से यहाँ तक एंट्रोपी चेंज होगी, जिसको हमने यहाँ पर डेल्टा S डैश से दिखा रखा है। दोनों ग्राफ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि पहले वाले प्रोसेस में जो हमने हीट सप्लाई किया हायर टेम्परेचर पर, तो ये जो अमाउंट दिखा रहा है ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन है ना। तो यहाँ पर हीट का रिजेक्शन इतना ही हो रहा है पहले वाले प्रोसेस में। लेकिन जब हम लोग सेकेंड वाले प्रोसेस में आ जा रहे हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं सेकेंड वाले प्रोसेस में आ रहे हैं, तो ये देखो कि ये इतना अमाउंट एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्योंकि सेकेंड वाले प्रोसेस में आएंगे तो ये क्या होगा, ये वाला एरिया कवर करेगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ रिजेक्शन इसके हिसाब से ये इतना होना चाहिए, इतना होगा ना। तो देखो तो पहले वाले प्रोसेस में कितना हो रहा है, सिर्फ इतना ही अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन हो, लेकिन सेकंड वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये इतना बढ़ जा रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन। तो हमें क्या समझ में आया कि मोर द टेम्परेचर डिफरेंस मोर विल बी द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। मतलब कि ये T1 और T2 में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा अवेलेबल एनर्जी में लॉस हो जाएगी। मैंने मान लिया कि अभी मैंने T2 को यहाँ पर इस टेम्परेचर पर रख के सेकेंड टाइम मैंने हीट सप्लाई किया। अब मैं बोल दूं कि मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ इस टेम्परेचर पर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ,
तो मतलब अब ये एरिया ना और आगे एक्सटेंड होकर के ये ऐसा आ जाएगा, अब ये एरिया इतना आएगा, मतलब फिर से क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन और बढ़ जाएगा ना। लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी को अगर हमें बढ़ाना है, ज्यादा करना है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों प्रोसेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हमें मैक्सिमम करना होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमें अवेलेबल एनर्जी की लॉसेस को कम करनी है। तो जो भी दो प्रोसेस लिया है उन दोनों प्रोसेस के बीच में जो टेम्परेचर होगा, या जो दोनों प्रोसेस को जो परफॉर्म करेंगे जिस भी टेम्परेचर पर, उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। तभी हम लोग अवेलेबल एनर्जी की लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखो दोनों ही केस में जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है वो यहाँ पर टी नॉट टेम्परेचर पर ही हो रहा है, चाहे यहाँ से लो या चाहे इस वाले प्रोसेस के लिए लो, हीट रिजेक्शन सेम टेम्परेचर पर हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब हमें अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन लेना है, पहले ये यहाँ पर देखो सेकंड वाले प्रोसेस के केस में, तो टी नॉट इंटू डेल्टा एस डैश आ जाएगा, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और सेकंड वाले केस में हमें अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन लेना है, तो ये इतना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी नॉट इंटू ये डेल्टा एस। तो इन दोनों के जब हम लोग डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो यही वाला एरिया क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी डिक्रीज हो गई या कितना अमाउंट ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर एक हमें बात ये समझनी है कि जो हमारी अनअवेलेबल एनर्जी है ये सराउंडिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये बात याद रखना है। कि अवेलेबिलिटी की फिर से एक नई डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क। अब ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्यों बोला गया है, इसको जरा समझते हैं। That can be obtained in a process in which the system comes into equilibrium with dead state। मतलब क्या समझ में आया कि अगर किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो सिस्टम पर वर्क करने के टाइम में अगर हमारी सिस्टम क्या हो गए कि इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर ली, किसके साथ, डेड स्टेट के साथ, तो उस केस में जो भी हमें वर्क मिला, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, और वो वर्क क्या होनी चाहिए, यूजफुल वर्क होनी चाहिए, तो वो वर्क हमारी क्या कहलाएगी, अवेलेबिलिटी कहलाएगी। हमने एक सिस्टम लिया और उसकी इनिशियल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सबको हमने क्या मान लिया, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी P1 यानी 1 के सफिक्स में सबको रिप्रेजेंट किया कि हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जिसकी इनिशियल टेम्परेचर क्या थी, T1 थी, और ये T0 से ज्यादा थी। अब उसको हमने क्या किया, लोअर एटमॉस्फेयर में रख दिया। अब एटमॉस्फेयर में रख दिया मतलब क्या हो, एटमॉस्फेयर में तब तक हीट रिलीज करती रहेगी जब तक उसकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाएगी। मतलब वो उस टाइम में क्या हो जाएगी, वो डेड स्टेट को अचीव कर लेगी, या डेड स्टेट उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है जब हमारे सिस्टम क्या हो जाए, सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर ले रही है। अब जरा फिर से डेड स्टेट को जरा समझते हैं। द स्टेट एट विच सिस्टम मेंटेन्स थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब हमें क्या समझ में आया कि वो स्टेट या वो सिचुएशन जिसमें हमारी जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, तो ओ स्टेट क्या कहलाएगी, हमारी डेड स्टेट कहलाएगी। मतलब जब हमारे सिस्टम सराउंडिंग के साथ उसका इंटरेक्शन क्या हो जाए, बंद हो जाए, या दोनों की टेम्परेचर सेम हो जाएगी, तो क्या कर लेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी, तो वो जो सिचुएशन होगी, स्टेट होगी, वो हमारी डेड स्टेट कहलाएगी। अवेलेबिलिटी के लिए ये हम लोग अब यहाँ पर कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं, मतलब कुछ फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। अब डिराइव यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग दो स्टेट के लिए करेंगे। एक तो हमारे सिस्टम क्या होगी, क्लोज सिस्टम होगी, और दूसरी सिस्टम हमारी क्या होगी, ओपन सिस्टम होगी। लेकिन पहले हम लोग जो यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं वो क्लोज सिस्टम के लिए करने वाले हैं। इसमें भी दो केस आता है, यूजफुल वर्क और मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो यूजफुल वर्क के लिए करेंगे, लेकिन इस डेरिवेशन को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले डायग्राम को समझते हैं। तो हमने क्या माना है कि पहले जो हमारी स्टेट है ये स्टेट 1 है, जिसमें हमने क्या किया कि उसकी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी सबको सफिक्स 1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। फिर हमने क्या किया कि ये सेकेंड स्टेट है जिसको यहाँ पर मैंने फाइनल स्टेट बोल रखा है। अब इसके लिए जो भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी जो भी आएगी उसको सफिक्स 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये हमारी क्या है, ये डेड स्टेट है जिसके पैरामीटर को हमने यहाँ पर O से या नॉट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर हमने दो स्टेट लिया कि हमारे सिस्टम क्या हो सकती है कि डायरेक्ट इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट में आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि हमारे सिस्टम पहले इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, मतलब स्टेट 2 पर, फिर स्टेट 2 से क्या करेगी, वो डेड स्टेट को अप्रोच करेगी। तो इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से ही अभी हम लोग इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो हमने क्या लिया है कि यूजफुल वर्क लिया है,
तो इसकी डेरिवेशन को करने के लिए हमें टीडीएस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हमने टीडीएस इक्वेशन को यहाँ पर यूज किया, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो पीडीवी है ये क्या फ्लो वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, और फ्लो वर्क क्या, ये हमारी यूजफुल वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। यूजफुल वर्क को हमने यहाँ पर क्या किया, यूडब्ल्यू से, और ये जो सफिक्स सीएस है ये क्लोज सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन हमें चाहिए क्या, यूजफुल वर्क का ही फॉर्मूला चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको सेम रखा और डी को इधर शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसकी फॉर्मूला इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट पर, यहाँ पर मतलब डेड स्टेट को अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा यहाँ पर कि फाइनल जो हमें टेम्परेचर यहाँ पर लेना है वो फाइनल टेम्परेचर लेना है, इनिशियल टेम्परेचर नहीं। और जो प्रेशर भी जहां पर भी आएगा यहाँ पर कॉमन वाला है, प्रेशर भी हमें फाइनल ही रखना है। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या लिया गया, टी नॉट, और एंट्रोपी चेंज क्या होगा यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो अब हमने वैल्यू को पुट किया इनिशियल और फाइनल, मतलब डायरेक्ट स्टेट 1 टू डेड स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारी फाइनल टेम्परेचर टी नॉट तो है, और जो फाइनल एंट्रोपी हमारी क्या है, एस नॉट है, और इनिशियल एंट्रोपी S1 है। इसी तरह फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी U नॉट, और इनिशियल इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, U1 हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, तो यहाँ पर जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, U1 माइनस U नॉट, और ये साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आकर के यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये माइनस साइन हो गई, और यहाँ पर टी नॉट इंटू S1 माइनस S नॉट। इसको हमने इक्वेशन 1 माना। कौन सी प्रोसेस के लिए, डायरेक्ट 1 टू 0। सिमिलरली अगर हमें मेंशन करना है क्या, स्टेट 2 टू स्टेट 0, मतलब क्या है कि फाइनल स्टेट से अगर हमें डेड स्टेट पर आना है तो उसके लिए जो यूजफुल वर्क होगी उसका रिलेशन क्या आएगा। हमने यही सेम प्रोसेस को फॉलो किया। यहाँ पर हमने क्या, इनिशियल माइनस फाइनल किया है, यहाँ पर भी इनिशियल माइनस फाइनल किया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनिशियल हमारे क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी U2 होगी, और फाइनल U नॉट होगी। फिर ये सेम साइन माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और टी नॉट क्योंकि फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर भी क्या है, टी नॉट ही रहेगी, और S2 माइनस क्या हो जाएगी, S नॉट होगी। तो इसको हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, 2 टू 0 मींस फाइनल स्टेट टू डेड स्टेट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 के अंदर से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। अब ये माइनस क्यों कर रहे हैं अभी मैं समझाऊंगा। तो जो माइनस कर रहे हैं ना, तो उससे हमें क्या रिलेशन आया, देखो यहाँ पर जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये दोनों में क्या है, कॉमन विद सेम साइन, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, U1 माइनस U2, बिकॉज दिस माइनस दिस कर रहे हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पर टी नॉट दोनों में क्या रहा, कॉमन रहा विद सेम साइन, और इन दोनों में ये क्या है, ये दोनों सेम है विद सेम साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, S1 माइनस S2, और टी नॉट सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि ये हमारे इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम लोग स्टेट 1 टू स्टेट 2 की बात कर रहे हैं तो उस केस में अगर हमें यूजफुल वर्क निकालना है क्लोज सिस्टम के लिए, तो अगर हम लोग डायरेक्ट U1 U2 सफिक्स नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी माइनस फाइनल इंटरनल एनर्जी, चाहे वो 1 से 2 स्टेट में आए या 1 से 0 स्टेट में, मतलब डेड स्टेट में जाए, वो किसी भी स्टेट में जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें याद क्या रखना है, सिंपल एक शॉर्ट में फॉर्मूला कि इनिशियल माइनस फाइनल करना है माइनस टी नॉट, और ये तुम्हारा जो टेम्परेचर होगा ना, ये टी नॉट हमेशा ये डेड स्टेट टेम्परेचर होगा, ये याद रखना है। चाहे तुम स्टेट 1 से 2 क्यों नहीं जाओ, लेकिन वहां पर जो हम लोग टेम्परेचर लेंगे वो हमेशा हमारी डेड स्टेट टेम्परेचर ही होगी। और फिर यहाँ पर एंट्रोपी जब हमने लिया तो इनिशियल एंट्रोपी माइनस फाइनल एंट्रोपी यहाँ पर लेंगे, तो हमें ये सफिक्स 1 2 का पंगा नहीं झेलना है। हमें याद क्या रखना है कि इनिशियल माइनस फाइनल याद रखना है, ताकि तुम प्रोसेस 1 से 2 में आओ, या फिर तुम 2 से 0 में आओ, या 1 से तुम डायरेक्ट 0 में आओ, किसी में भी आओ कोई पंगा नहीं रहेगा। डायरेक्ट हमें याद क्या रखना है, इनिशियल माइनस फाइनल याद रखना है। तो ये तो हमारे रिलेशन थे क्या, क्लोज सिस्टम के लिए, यूजफुल वर्क के लिए। लेकिन अब हम लोग जो रिलेशन यहाँ पर देखने वाले हो मैक्सिमम यूजफुल वर्क के लिए देखने वाले हैं। मैक्सिमम यूजफुल वर्क अगर हमें निकालना है तो हम अपने सिस्टम को क्या करेंगे, डायरेक्ट इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट की तरफ अप्रोच कराएंगे। इंटरमीडिएट हमें स्टेट नहीं रखना है, या इंटरमीडिएट स्टेप हमें नहीं लेना है। तो इसमें ऑलमोस्ट सेम होगा, बस एक फैक्टर इंक्रीज कर जाता है यूजफुल वर्क के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा था कि यूजफुल वर्क में TDS माइनस DU पढ़े थे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये इधर से उधर लिख दिया है, और यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा जा रहा है माइनस PDV, ये माइनस साइन है, याद रखना है। जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, एक्चुअली मेरे से ये प्लस लिखा गया था, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए यहाँ पर साइन रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब जब हम लोग यहाँ पर सबकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पुटिंग कर रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट, तो ये माइनस हमारा बाहर ये है, ये वाला साइन, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब U नॉट माइनस U1 प्लस का T नॉट, क्योंकि ये टेम्परेचर हमारा क्या हमेशा ये डेड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और S नॉट माइनस S1 अगेन माइनस साइन,
और यहाँ पर जो प्रेशर लेंगे ये भी हमारी डेड स्टेट प्रेशर ही होगी एनी हाउ। फिर यहाँ से फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फिर जब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर की साइन चेंज हो गई, तो U1 माइनस U नॉट माइनस यहाँ से अगेन माइनस कॉमन लिया तो T नॉट S1 माइनस S नॉट प्लस P नॉट। अगेन यहाँ से हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस V1 माइनस V नॉट। अब मैंने ये माइनस साइन क्यों कॉमन लिया, ताकि हम जो फॉर्मूला यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं हमारी एक ही फॉर्मेट पर हो। एक ही फॉर्मेट पर कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने यहाँ पर क्या किया है कि यूजफुल वर्क के लिए इनिशियल माइनस फाइनल किया ना, तो यहाँ पर भी जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो इनिशियल माइनस फाइनल ही रख रहे हैं, ताकि हमें याद करने में आसानी हो और लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में वो स्टोर रहे। इसलिए हम लोग इसको सेम फॉर्मेट पर अरेंज करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। तो मैं फिर से क्या करना है कि इस वाले फॉर्मूले को नहीं याद रखना है, हमें ये वाला याद रखना है कि इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी माइनस टी नॉट एस इनिशियल माइनस एस फाइनल। तो ये तो तुम्हारा यूजफुल वर्क ही था। ये जितना यहाँ पर देखो, जितना यूजफुल वर्क का ये जो फॉर्मूला है ये सेम तुम्हें कितना मिल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा तुम्हें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर एक तुम्हें वर्क डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर ये तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करने को मिल जा रहा है। जब हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर इंटरनल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन जब हम लोग ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर इंटरनल एनर्जी किससे रिप्लेस हो जाएगी, वो एंथैल्पी से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना है कि ये हमें इसको इससे रिप्रेजेंट करना है, ताकि हमें समझ में आए कि हमारे ओपन सिस्टम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और क्लोज सिस्टम के लिए कौन सा। तो यहाँ पर सारा डेरिवेशन सिमिलर है, उसी तरीके से होंगे जब हम लोग सेकंड टीडीएस इक्वेशन यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन यूज किए थे, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में आया, इसके लिए हम लोग सेकंड टीडीएस इक्वेशन यूज करते हैं तो हमें एंथैल्पी के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला सिमिलरली उसी तरह क्या मिल गया, जब हम सेम मेथड को फॉलो किए थे, इनिशियल एंथैल्पी माइनस फाइनल एंथैल्पी माइनस टी नॉट इंटू इनिशियल एंट्रोपी माइनस फाइनल एंट्रोपी। ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम के लिए हो गया। अब इसी तरह हमें क्या करना है कि जो अगर हमारी ओपन सिस्टम में अगर हमें मैक्सिमम यूजफुल भी वर्क निकालना है तो हमें यही फॉर्मूला रखना है। वो क्यों, क्योंकि ओपन सिस्टम के केस में यूजफुल वर्क और मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होती है, दोनों सेम होती है, इसलिए दोनों की फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा। बस याद क्या रखना है कि ओपन सिस्टम में हमें एंथैल्पी के फॉर्म में निकालना पड़ेगा और क्लोज सिस्टम के केस में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी को मैंने नोट पॉइंट में क्या लिखा है कि एक्सप्रेशन ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ ओपन सिस्टम एंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑफ ओपन सिस्टम आर सेम, मतलब दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट याद करा रहा हूँ लास्ट टू लास्ट लेक्चर की, जब हम लोग टीडीएस इक्वेशन डिराइव किए थे इंटीग्रल फॉर्म को, डेल्टा एस लिया था हम लोगों ने, वहां पर कंसीडर किया था फाइनल माइनस इनिशियल किया था। तो उस केस में जो हमारे यहाँ पर टेम्परेचर थी फाइनल अपन में इनिशियल और फाइनल अपन में इनिशियल वॉल्यूम भी आई थी, लेकिन ये इसके लिए जब हम लोग डेल्टा एस कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेल्टा एस को कंसीडर किया इनिशियल माइनस फाइनल। तो इस केस में जो टेम्परेचर का रेशियो लेंगे इनिशियल अपन में फाइनल ही लेंगे, और वॉल्यूम का भी जो रेशियो लेंगे वो इनिशियल अपन में फाइनल वॉल्यूम लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया कि ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस हो गया, और कांस्टेंट प्रेशर पे भी किया जाएगा तो इनिशियल माइनस फाइनल ही लेना है। टेम्परेचर का रेशियो अगेन सेम रहेगा, इनिशियल अपन में फाइनल, और यहाँ पर वॉल्यूम किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्रेशर से, और प्रेशर का रेशियो भी फिर क्या लेंगे, इनिशियल प्रेशर अपन में फाइनल प्रेशर, लेकिन यहाँ पर साइन सेम रहेगी।